हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेपर MGPE 13 की, जो है सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल रिजीम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे सिविल सोसाइटी, इसका मीनिंग और डेफिनेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामशीज कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी एज वेल एज मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप ग्रामशी का पढ़ेंगे तो उसी में साथ साथ में उन्होंने मार्क्स का भी दिया है कि ग्रामशी फॉर एग्जाम्पल बिलीव्ड इन द power of civil society. At the same time, Marx did not. He would see civil society as opposite to that. तो इनके कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिविल सोसाइटी में काफ़ी डिफरेंस है, इवन तो दे केम फ्रॉम द सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। काफ़ी इजी है, छोटा सा। और आप देखेंगे ग्लोबल वर्सेस लोकल सिविल सोसाइटी। नेक्स्ट है एनजीओज, इसकी मीनिंग, एक डेफिनेशन, व्हाट डज एन एनजीओ रेफर टू, और इसका इंपॉर्टेंस अभी के टाइम में। और इसके आप टाइप्स भी देखेंगे क्योंकि बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनजीओज की भी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जैसे कुछ होती हैं ह्यूमैनिटेरियन, जैसे ऑक्सफैम या ICRC, रेड क्रॉस। तो इस तरीके की जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क करती हैं। कुछ होती है ह्यूमन राइट्स एनजीओज जो पर्टिकुलरली एड्रेस करती हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अराउंड द वर्ल्ड, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच। कुछ होती हैं, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मॉनिटरिंग एनजीओज, इसमें इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप एग्जाम्पल है, या TFF। इसी तरीके से और भी दूसरे जैसे एनवायरमेंटल एनजीओज, जिसमें ग्रीन पीस और WWF आर सम ऑफ द पॉपुलर वंस। तो इस हिसाब से जो है एनजीओज के टाइप्स होते हैं, ये आप देख लेंगे। और role of NGOs in context of civil society, because as we know NGOs are very much part and parcel of the contemporary civil society. तो as a part of civil society how much role do they play, वो हम देखेंगे। इसके बाद गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम हम देख लेंगे, और इनका रिजेक्शन ऑफ द ऑल पावरफुल स्टेट, बिकॉज all he believed in was the minimal role of state or more and more autonomy to the individual. और ग्लोबलाइजेशन के हमने देखे सक्सेसेस भी हैं और फेलियर्स भी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। और हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। आई गिव एन एग्जाम्पल। जैसे पहले मार्केट जो रेगुलेट होता था, स्टेट का सिर्फ हाथ होता था इसमें, और फोकस होता था कि एक फार्मर की प्रोडक्शन कैसी है, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से उसको पैसे मिल जाते थे, और थोड़ा बहुत मिनिमल स्टैंडर्ड्स होते थे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। लेकिन अभी के टाइम पे जब स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी इंटरनेशनली, और वो ग्लोबलाइजेशन का हम पार्ट बने हैं, तो उनको फॉलो करना एक कंडीशन भी होता है। तो अब जो है बहुत सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं जाता है, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ये होता है। तो इस वजह से जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। एक फार्मर को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कैसे रॉ प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ, मैं कैसे इस प्रोसेस को चलाऊँ। हर किसी एक स्टेप पे जो है उसको एक स्टैंडर्ड, एक रूल फॉलो करना पड़ता है। तो इससे काफ़ी स्ट्रेस उस हिसाब से आ गया, और इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए फिर सिविल सोसाइटी का रोल आता है कि कैसे वो कन्वेंशंस, जो रूल्स बने हैं, क्या ये लोग वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पर आवाज़ उठाना। तो ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी अभी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट हो गया है बिकॉज ऑफ the globalization and liberalization process that has happened over the time. Next है regimes. regime होता है कोई भी form of rules and regulations जो आपके पास है, और उसको एक organization या एक institution जो है implement कर रहा है, एक setup। उसकी types जैसे democracy है, aristocracy है, monarchy है, डिक्टेटरशिप है, इनमें डिफरेंस भी है और इनको हम थोड़ा देखेंगे, वो टाइप्स में आ जाएगा। और सिविल सोसाइटी और स्टेट, बिकॉज इनका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार बोलते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होता है। अगर सिविल सोसाइटी बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल है किसी स्टेट में, तो वहाँ की स्टेट ट्रबल्ड होती है। तो अगर स्टेट काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी डोमिनेंट है, तो सिविल सोसाइटी ट्रबल में होती है, वो वीक होती हैं। तो वो हमें देखना है। और अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज नाउ द सिविल सोसाइटी हैज़ गेन्ड so much power and so much dominance over multiple issues that their accountability has somehow been sidelined। मतलब कि सिविल सोसाइटी को भी जवाब देना चाहिए, और किसको देगा, कि ये सारी चीज़ें भी अब रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। ये जैसे भी फंक्शन करेंगी, इनको जैसे फंडिंग आएगी उस हिसाब से इनको जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, फिर रिपोर्ट्स पब्लिश करनी पड़ती हैं अपनी वेबसाइट्स पे, न्यूज़लेटर्स से जो है इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करनी पड़ती है अबाउट देयर ऑर्गेनाइजेशन, द वर्किंग, द फंडिंग, एवरीथिंग, एनालिटिक्स। तो ये सारा कुछ अभी अभी डेवलप हो रहा है इन व्यू ऑफ मशरूमिंग ऑफ सिविल सोसाइटी एट द टाइम। इसके बाद आ जाता है रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स। एक इंपॉर्टेंट फीचर रेजिस्टेंस एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स का ये है कि नॉन वायलेंट होती हैं।
इसमें फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इनको रेजिस्टेंस और प्रोटेस्ट मूवमेंट कहते हैं। अब प्रोटेस्ट मूवमेंट्स इज अ लिटिल ब्रॉडर टर्म देन रेजिस्टेंस मूवमेंट। प्रोटेस्ट मूवमेंट्स में कई सारे मेथड्स का यूज किया जाता है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जैसे एक्ट ऑफ प्रोटेस्ट एंड परसुएशन और नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंट इंटरवेंशन। इसमें आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो इजिप्ट या गल्फ कंट्रीज की या मोरक्को। 4-5 लाइनों में ये केस जो है एक्सप्लेन करके है, because we have seen a lot of resistance and protest movements happening in the Gulf countries, especially Egypt, जॉर्डन, गल्फ। और इसी के साथ हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या होता है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का, हाउ इज इट अ बेटर एंड मोर सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट देन अ वायलेंट रेजिस्टेंस। अगला सवाल है ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ देयर आर a number of peace organizations. In our textbook we have been given 10 peace organizations, but जब हम देखते हैं तो कुछ ही रिपीटेडली पूछे गए हैं। उसमें मैंने 4 का मेंशन किया है यहाँ पे, जैसे यूनाइटेड नेशंस, ICRC जो आपको पता ही होगा, रेड क्रॉस, और ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक एक इम्पोर्टेंट सवाल ये अलग से भी आ सकता है कि बांग्लादेश में एक आदमी था, उसने कैसे सोचा कि गरीबों की मदद कर सकते हैं चैरिटी के बजाय उनको लोन देने से, ताकि वो अपना कोई बिजनेस सेटअप करे या इन्वेस्टमेंट करे, और उसके बाद वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। अभी उसके ब्रांचेस मल्टीपल कंट्रीज में भी हैं और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सोका गकाई इंटरनेशनल, ये भी एक ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। इसकी हम मीनिंग समझ लेंगे, डेफिनेशन समझ लेंगे क्या होते हैं ह्यूमन राइट्स। और फिर ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज मच एज वी विल बी अवेयर अबाउट द ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड आवर रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट बिकम्स easier to safeguard and protect our and others' human rights. और इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पूछी गई है कई बार कि 8 एक्शन एरियाज बताइए जहाँ पे वी कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ पीस। नेक्स्ट है पीस मूवमेंट्स। पीस मूवमेंट्स क्या होती हैं उसकी एग्जांपल, और पीस एजुकेशन क्या होता है। लाइक ऑन द लाइंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, आजकल पीस एजुकेशन काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन बन गया है, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इससे लोगों में जो है अवेयरनेस आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं एक आपको दूंगी, महाराष्ट्र में दे वॉन्टेड टू सेट अप अ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, बट वहाँ पे एक ग्रुप जो है उठ गया और उन्होंने उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया, बिकॉज दे हैव बीन एक्वाइंटेड एंड फैमिलियर विद पीस एजुकेशन। वो पीस एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसी डिसिप्लिन से थे, तो उन्होंने मोबिलाइजेशन किया वहाँ पे, लोगों को और अवेयर किया, और अभी तक जो है वो प्रोजेक्ट नहीं बना। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पीस एजुकेशन विच टीचेस यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड द ईवल्स ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। हम देखेंगे फिर शॉर्ट नोट्स, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग है, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब आपके इंस्टीट्यूशंस, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एक सोसाइटी में, उनको आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे और कैसे एफिशिएंट बनाओगे ताकि वो इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन पर्टिकुलरली उस पर जो है बेटर फंक्शन करें, वुमेन के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज बेटर दे। और गांधीज आइडिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड हिज आइडिया ऑफ हाउ दिस कैन बी अचीव्ड। पंचायती राज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इनेबल्स ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। और ह्यूमन राइट्स वॉच और ग्रीन पीस, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को हम थोड़ा सा देख लेंगे हाउ दे वर्क। और गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।